एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था और हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एक नॉन लॉ का एग्ज़ाम। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन का पेपर दे रहे हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलना ही है। बहुत संभव है कि वो क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से हो या किसी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिलता है। तो आइए अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ को आज हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अपने आज के लेक्चर में संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, उद्देश्य, सिद्धांत और सदस्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। अपने आने वाले लेक्चर में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों को डिस्कस करेंगे, साथ में इसके अचीवमेंट्स और इसके फेलियर्स को भी डिस्कस करेंगे और इसका लीग ऑफ नेशन के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। तो आप मेरे लेक्चर सीरीज़ में बने रहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से बात समझ में आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति यूं ही नहीं हो गई। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी आधी तो युद्ध में बीत गई। पहले प्रथम विश्व युद्ध, फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन, फिर लीग ऑफ नेशन फेल हो गया और हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमें यूएनओ देखने को मिलता है। यूएनओ के निर्मातागण एक तरफ तो लीग ऑफ नेशन से अनुभव प्राप्त कर रहे थे, यानी उन्हें इस बात का आभास था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो तो सकता है, ऐसी संस्था हो तो सकती है जो विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करे। दूसरी तरफ उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध से भी अनुभव प्राप्त हुआ था कि कुछ भी हो जाए लेकिन दोबारा कभी इस तरीके का विध्वंसकारी युद्ध नहीं होना चाहिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को इतना विध्वंस नहीं देखने को मिलना चाहिए। तो ये दो प्रेरणाएं उन्हें यूएनओ की स्थापना करने के लिए प्रेरित करती हैं और आज इस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है। आप देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना के लिए प्रयास शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको ये प्रयास दिखता है जब सेंट जेम्स की घोषणा 1941 में सामने आती है। इसमें हम देखते हैं कि लंदन में, जो कि वर्तमान विश्व की 9 निष्कासित सरकारों की राजधानी बन गया था, वहाँ पे और भी जो कुछ देश थे, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ये सभी इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर इस बात के लिए अपनी राय व्यक्त करते हैं कि हाँ, एक ऐसा होना तो चाहिए कोई समझौता जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। यानी सबसे पहली बार ये विचार कि हाँ, विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, आपको सेंट जेम्स घोषणा से देखने को मिलता है 1941 में। इसके बाद हम देखते हैं 1941 में ही एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति अटलांटिक महासागर में एक जहाज पे एक चार्टर साइन करते हैं, इसीलिए हम इसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इस चार्टर में ये बात कही जाती है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए और हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको अगला प्रयास देखने को मिलता है 1942 में, जो बात करता है जिसमें हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र घोषणा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया और साथ में इसमें यह भी कहा गया कि जो भी देश युद्धरत है उनके साथ में कोई भी देश जो है व्यक्तिगत रूप से युद्ध विराम की संधि या कोई भी संधि नहीं करेगा। ये बातें इसके अंदर कही गई और साथ में ये भी कि जो कोई इस चार्टर पे, इसमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर और बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करेगा, वो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्य कहलाएंगे। इसीलिए आपका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 1942 का संयुक्त राष्ट्र घोषणा। इसके बाद हम देखते हैं 1943 में मास्को घोषणा होती है, जिसके अंतर्गत ये बात कही जाती है कि जो भी शत्रु राष्ट्र हैं उनके ऊपर हम सामूहिक कार्यवाही करेंगे। सामूहिक कार्यवाही क्योंकि हमने पहले ही अपनी संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो था उसमें हमने ये चीज़ देख ली थी कि हमने क्या कहा कि किसी भी देश, कोई भी देश जो है वो युद्ध करने वाले देशों के साथ में विराम संधि या किसी तरीके की संधि व्यक्तिगत रूप से नहीं करेगा। और अगला जो अधिवेशन हमारा होता है, अगला जो डिक्लेरेशन सामने आता है, उसके अंदर
अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि शत्रु के विरुद्ध हम सामूहिक कार्यवाही करेंगे। बाद में ये सामूहिक कार्यवाही का कॉन्सेप्ट हम सुरक्षा परिषद में भी इस्तेमाल करते हैं। और अब विश्व में अगर कहीं अशांति की स्थिति होती है तो यूएनओ भी सामूहिक कार्यवाही करके उसे नियंत्रित करता है। इसके बाद 1943 में ही आपको तेहरान सम्मेलन देखने को मिलता है। तेहरान सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है एक ऐसी संस्था स्थापित करने की बात की जाती है जो विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करे। इसके बाद 1944 में डम्बल्टन ऑक्स सम्मेलन आपको देखने को मिलता है। ये सम्मेलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सम्मेलन में हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो संस्था जिसकी बात अभी तेहरान सम्मेलन में की गई थी, उस संस्था का प्रारूप कैसा होगा और उस संस्था में अंग कितने होंगे, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, वो कार्य किस प्रकार से करेगी। यानी एक तरीके से उस संस्था की पूरी डिज़ाइन बना ली जाती है डम्बल्टन ऑक्स सम्मेलन में। तो ये आपका 1944 का सम्मेलन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके बाद आपको 1945 में याल्टा सम्मेलन देखने को मिला। याल्टा सम्मेलन बात करता है कि जो भी संस्था बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसके विषय में बात की गई। और साथ में ये भी कहा गया कि अब अगला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में होगा, जिसके अंतर्गत ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को निर्मित किया जाएगा। इसके बारे में बात करके यहाँ से सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन की नींव पड़ गई। और सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन जो कि आपका अप्रैल से प्रारंभ होकर के जून तक चला 1945 में, और 25 जून 1945 को फाइनली यूएनओ का चार्टर बन करके तैयार हो गया। लेकिन इस डेट से उसमें बन के तैयार हुआ, उस पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन इस डेट से ये लागू नहीं हो सका क्योंकि इस चार्टर में ये बात लिखी गई थी कि ये चार्टर तभी लागू होगा जब इसमें बताए गए स्थायी सदस्यों के सारे सदस्य और साथ में जितने भी अन्य सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किया है उनकी कम से कम आधी सरकारें, यानी आधे राज्यों की सरकारें उसका अनुमोदन कर देंगी। उसके बाद से ही ये चार्टर जो है वो विश्व में लागू होगा। तो हम पाते हैं कि 25 अक्टूबर 1945 को ये शर्त पूरी हो गई और 51 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अनुमोदित कर दिया। इसी के साथ में ये घोषणा जो आपका ये चार्टर है ये लागू हो गया और यूएनओ की स्थापना हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि 25 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई और आज भी हम 25 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना ही कब हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसी स्थिति रही जिसमें पूरे विश्व ने बहुत ज़्यादा हानि, बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत विध्वंस देखा। तो जो सबसे पहली इच्छा सबकी थी वो एक ही थी कि विश्व में शांति स्थापित हो। इसी तरीके से यही आपका संयुक्त राष्ट्र का पहला उद्देश्य बनकर निकला। यानी इस संस्था की स्थापना क्यों हुई है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। पहला उद्देश्य यही है। दूसरे उद्देश्य के रूप में हम देखते हैं कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना। यानी सभी सदस्य जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी कैसे रहें, एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें, मित्रतापूर्ण रहें। आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर जो बात की गई है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी आत्म सुरक्षा का सिद्धांत में से कभी कभी कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे अशांति की स्थिति है, तो कोई व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक तथा मानववादी समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बात की जा रही है कि केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव के जो मौलिक अधिकार हैं उससे संबंधित भी किसी भी तरीके की समस्या का जो निराकरण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। इसके बाद इन सभी उद्देश्यों को, यानी जो ऊपर के हमने तीनों उद्देश्य डिस्कस किए हैं, इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, केंद्र के रूप में माना जाए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा उद्देश्य है। ये सभी उद्देश्य आपको यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 1 में देखने को मिल जाते हैं।
उद्देश्यों को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना निश्चित रूप से पहला उद्देश्य ही है। दूसरा, सभी राष्ट्रों के बीच में मित्रता का संबंध भी हो और उनकी एकता और अखंडता की सुरक्षा भी हो। तीसरी बात, ये जो बातें हैं सिर्फ राष्ट्रों संबंधित नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव मात्र के मौलिक अधिकारों संबंधित भी हो, और इन सबको करने में संयुक्त राष्ट्र केंद्र बिंदु बना रहे। आगे हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 के अंतर्गत बताए गए हैं। ये टोटल 7 सिद्धांत हैं, जिनमें से आपको इसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो सभी सदस्य क्या है, समान है और संप्रभु हैं। समानता और संप्रभुता का सिद्धांत, यानी हमने क्या माना है कि जो भी देश है वो चाहे जो है छोटा है या बड़ा है, वो एक संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि उसने पहले ही चार्टर पे साइन करके उसने संधि का हिस्सा बना है, तो वो एक संप्रभु राष्ट्र है और वो पूरी तरीके से समान है। यहाँ आपको एक राइटर का एक स्टेटमेंट भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति, एक आदमी अगर बौना है तब भी वो एक पूर्ण आदमी ही होता है। तो इस तरीके से अगर एक राष्ट्र एक छोटा राष्ट्र है तब भी वो एक संप्रभु राष्ट्र और उतना ही महत्व रखता है जितना कि एक महाशक्ति। इसके बाद दूसरे उद्देश्य के रूप में आपको मिलता है कि सदस्यों द्वारा सद्भाव में अपने दायित्वों का पूरा किया जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस बात के लिए पूरी तरीके से आबद्ध हैं कि वो अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उन्हें जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे वो उसे पालन करेंगे, साथ में चार्टर के नियमों का पालन करेंगे और विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे। आगे आप सिद्धांत देखते हैं तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। इसकी स्थापना ही हुई है शांति बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से जितने सदस्य हैं उनसे ये अपेक्षा करता है और पूरे विश्व से अपेक्षा करता है कि आप लोगों का अगर कोई विवाद है तो आप उसे समझौते के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर के निपटा लीजिए और आप युद्ध की स्थितियाँ ना उत्पन्न करिए। इसके बाद आप देखते हैं अगले सिद्धांत के रूप में, सदस्य राज्यों द्वारा एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करना। आपका जो 2 क्लॉज 4 है वो और 2 क्लॉज 7 लगभग एक जैसा है। 2 क्लॉज 4 जितने सदस्य राष्ट्र हैं उनसे संबंधित है, उनके ऊपर ये लाइबिलिटी डालता है कि आप दूसरे सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में उनकी एकता अखंडता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि सभी राष्ट्र कैसे हैं? संप्रभु हैं, और एक संप्रभु की विशेषता ही यही है कि वो अपने आंतरिक निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, उसे किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर ये बनाया गया है सिद्धांत कि कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद में अगला सिद्धांत आपका 2 क्लॉज 5 बात करता है सभी सदस्यों तथा संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक कार्यवाही में सहायता देने का सिद्धांत। जितने भी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब भी कभी सामूहिक कार्यवाही की जाएगी तो उसमें अपनी सहायता प्रदान करेंगे। सामूहिक कार्यवाही का कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था मास्को डिक्लेरेशन में। उसी को आगे मैंने आपसे कहा था कि यूएनओ ने अपने लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया कि जब भी विश्व शांति पे कोई भी नुकसान की स्थिति होगी तो सभी राष्ट्र एक साथ इकट्ठा होकर सामूहिक कार्यवाही के द्वारा शांति स्थापित करेंगे। और यहाँ पर ये दायित्व है सभी सदस्यों पर कि वो जब भी सामूहिक कार्यवाही होगी तो उसमें अपना सहयोग देंगे। इसके बाद 2 क्लॉज 6 जो है वो ना केवल सदस्यों से बल्कि गैर सदस्यों से संबंधित है। ये कहता है कि गैर सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का सिद्धांत। यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी सदस्य हैं वो तो इसके अनुसार कार्य करेंगे ही, उन्होंने हस्ताक्षर किया है, उनकी सरकारों ने अनुमोदन किया है। लेकिन जो भी यूएनओ के सदस्य नहीं हैं वो सभी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उसी प्रकार से कार्य करेंगे जिस प्रकार से एक सदस्य कार्य करता है, यानी चार्टर के अनुरूप ही कार्य करेंगे। चार्टर बस ये कहता है कि आप मामलों को समझौते के द्वारा, मध्यस्थ के द्वारा या किसी अन्य विधि से सुलझा लीजिए और आप युद्ध मत करिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखिए। तो सभी जितने भी गैर सदस्य हैं वो भी इसी के अनुसार अपने कार्य को करेंगे। इसके बाद में आप देखते हैं
2 क्लॉज 7 जो बात करता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार के मामले में हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 2 क्लॉज 4 कहता है कि सदस्य जो हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और 2 क्लॉज 7 यही लायबिलिटी यूएनओ पे डालता है कि यूएनओ अपने किसी सदस्य राज्य के किसी घरेलू विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। घरेलू विषय में हस्तक्षेप ना करने के पीछे फिर से सॉवरेन कंट्री या संप्रभु राज्य का ही सिद्धांत है, क्योंकि संप्रभु की परिभाषा, संप्रभु की विशेषता ही यही है कि वो अपने आंतरिक निर्णयों को लेने में पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र होता है, किसी नियंत्रण में नहीं होता है। और इस वजह से यूएनओ जो उसका वो मेंबर्स बने हैं सभी, वो उस अपने मेंबर्स की किसी भी घरेलू विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। घरेलू विषय का सिद्धांत जो है इस पे बहुत बार डिस्कशन हुआ, और इसके बारे में जो मुझे सबसे उचित बात सारे डिस्कशन से मुझे लगी वो ये है कि जो भी विषय अंतर्राष्ट्रीय विधि से गवर्न होता है वो किसी राज्य का घरेलू विषय नहीं हो सकता। तो इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि कोई विषय जिसके बारे में विचार है कि इस पे यूएनओ इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं, उसमें इस बात पे जज किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से वो गवर्न होता है कि नहीं होता। तो इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 2 के अंतर्गत आपको 7 तरीके के सिद्धांत बताए गए हैं। ये सातों सिद्धांत यूएनओ के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों में आपको कुछ कमियां भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपके सभी सदस्यों की समानता और संप्रभुता का सिद्धांत आप देखते हैं, लेकिन साथ में ही आपको आर्टिकल 27 भी देखने को मिलता है जो कि वीटो पावर की बात करता है। और वीटो पावर कुछ विशेष देशों को जो आपके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उन सदस्यों को बाकी सदस्यों से पृथक कर देता है और उनको विशेष शक्तियाँ प्रदान कर देता है। लेकिन फिर भी इन सिद्धांतों पर यूएनओ बेसिकली अपना कार्य करता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के विषय में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले वो सदस्य, जैसे जब अभी हमने पढ़ा सम्मेलनों के बारे में, उत्पत्ति के विषय में, तो हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा आपकी जो हुई थी उसमें ये बात कही गई कि जो भी इस घोषणा में और चार्टर पे हस्ताक्षर करेंगे उन्हें हम संयुक्त राष्ट्र का मौलिक सदस्य मानेंगे। तो पहला प्रकार हो गया मौलिक सदस्य, और दूसरा प्रकार हो गया वो सदस्य जो अनुच्छेद 4 के द्वारा उसके बाद में, यानी कि जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसके बाद में यूएनओ में शामिल किए गए। यूएनओ में शामिल करने के लिए सेक्शन 4 ये बात कहता है, आपका आर्टिकल 4 ये बात कहता है कि क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है, किसी राष्ट्र को यूएनओ का सदस्य बनाना एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसके बारे में सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत, जिसमें स्थायी सदस्यों के मत भी शामिल होते हैं, और साथ में महासभा के 2/3 बहुमत से जब इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तब किसी भी सदस्य को, किसी भी राष्ट्र को यूएनओ का सदस्य बना लिया जाता है। तो हमने क्या देखा, पहला तरीका जो मौलिक सदस्य हैं जिन्होंने पहले ही जो है सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन में चार्टर पे अपना हस्ताक्षर कर दिया था, और दूसरे वो सदस्य जिन्हें सेक्शन 4 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत और महासभा के 2/3 बहुमत के द्वारा सदस्य स्वीकार किया गया है। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि सदस्यों के निलंबन से संबंधित भी कुछ प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपका सेक्शन 5 के अंतर्गत है। माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 5 के अंतर्गत आर्टिकल 5 बात करता है कि जब कभी किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही होती है तो उस समय यूएनओ उसे निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सदस्यों के निष्कासन का रूल। तो आपका ये आर्टिकल 6 है, ये बात करता है कि अगर कोई सदस्य लगातार यूएनओ के उद्देश्यों का जो है को विफल कर रहा है, जो आदेश हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, जो अनुदान करने हैं वो अनुदान नहीं कर रहा है, वो एक ऐसा आचरण कर रहा है कि वो चार्टर के साथ सहमत नहीं है, उस स्थिति में ऐसा अगर वो लगातार करता है तो उस स्थिति में यूएनओ उसे सदस्य से निकाल सकता है। अब किसी को सदस्यता से निष्कासित करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसके लिए पहले आपको सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मत और उसके बाद महासभा का 2/3 समर्थन होना आवश्यक है, तभी किसी भी सदस्य राष्ट्र को सदस्यता से बर्खास्त निष्कासित किया जा सकता है।
वैसे हम क्या देखते हैं कि जब हम लीग ऑफ नेशन देख रहे थे तो सदस्यता को स्वयं छोड़ने का भी एक प्रोविज़न वहाँ पे देखने को मिलता है कि कोई सदस्य राष्ट्र अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है, लेकिन आपको यूएनओ में ऐसा कोई प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता। लीग ऑफ नेशन में 2 साल की नोटिस दे करके या फिर अगर संविधि में कोई परिवर्तन किया गया है और उससे कोई राष्ट्र असहमत है तो वो सदस्यता छोड़ सकता था, लेकिन आप देखते हैं कि यूएनओ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। शायद इसका कारण भी यही है क्योंकि लीग ऑफ नेशन में ऐसा प्रोविज़न था और ये प्रोविज़न भी लीग ऑफ नेशन के विफल होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि प्रारंभ में तो आप देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन में 62 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में वो मेंबर्स बढ़ने की बजाय 32 हो गए घट के, क्योंकि जिससे भी बात समझ में नहीं आती थी वो अपनी सदस्यता को छोड़कर चला जाता था। इसीलिए शायद यूएनओ में निकालने का, निलंबित करने का प्रोविज़न तो है, लेकिन स्वयं अपनी सदस्यता को छोड़ने के बारे में कोई भी प्रोविज़न आपको देखने को नहीं मिलता है। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में यूएनओ के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यूएनओ के ऑर्गन्स, जो कि आपके 6 अंग हैं यूएनओ के: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय सहायता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और आपका सचिवालय, तो इनको ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम इसकी लीग ऑफ नेशन से कंपैरिजन और जो भी इसके अचीवमेंट्स और जो भी फेलियर्स हैं वो सभी भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के साथ में कंटिन्यू रहिए, यकीन मानिए इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जिस भी ईयर में आया है वो भी आपके सामने ज़रूर रखूँगी और आप उस समय देख सकते हैं कि उनके आप कितने जवाब दे पा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।